हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको बताया जा चुका था कि हमारे लेक्चर स्टार्ट होने हैं। आज मेरा फर्स्ट लेक्चर ये है व्हाट इज़ केमिस्ट्री, साइंस क्या है और साइंस की ब्रांचेस क्यों की गई। मैं ज़्यादा इस पे तफसील नहीं दूंगा क्योंकि मेरा कंसर्न इस चीज़ पे नहीं है कि साइंस क्या है और उसकी ब्रांचेस, तफसील नहीं बताऊंगा। जस्ट एक एग्जांपल दे के अपनी बात को कन्वे कर दूंगा। फिर मैं अपनी बात को इस बात पे ले आऊँगा कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री के अंदर हम क्या क्या चीज़ को स्टडी करेंगे और क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी, इन बातों पे आपको आएंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आप को मैं एक वर्ड बताता हूँ। जैसा कि आपने नाम सुना है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ अहमद। इसको दुनिया में आपने ढूंढना है, कैसे ढूंढेंगे? अब जो स्टूडेंट या कोई भी जिसको ये असाइनमेंट दी जा रही है कि आप इसको तलाश करें, देर आर लॉट ऑफ मैनी पीपल्स या देर आर मैनी पीपल्स इन दिस होल यूनिवर्स हैविंग नेम अहमद। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम अहमद होगा। अब हमने क्या देखना है कि अहमद को हमने तलाश करना है। कैसे तलाश करेंगे, किधर से तलाश करेंगे? अब सुने, जिसने को भी मैंने ये कहना है कि अहमद को ढूंढें, उसने कहना है कि पूरी होल वर्ल्ड इतनी बड़ी है, बहुत ह्यूज है, इसको ढूंढने के लिए बहुत मुश्किल काम है। मैं कहूँगा कि उसको ना पार्ट्स में डिवाइड कर दो। देर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, इन 7 कॉन्टिनेंट में है। अब ज़ाहिर बात है, जिसको मैंने असाइनमेंट दी है उसने कहा ये तो सर फिर होल वर्ल्ड हो गई। इन 7 कॉन्टिनेंट में फिर हमें बताया जाए कि ये किस कॉन्टिनेंट में रहता है। मैंने कहा ये कॉन्टिनेंट एशिया में है। पूरी वर्ल्ड को मैंने कितने हिस्सों में डिवाइड किया? 7। फिर उसमें से मैंने किस पार्ट को ले लिया? एशिया को। अब एशिया में फिर 48 कंट्रीज़ हैं, उनमें से आपने ये तलाश करना है कि ये अहमद किस कंट्री में है। बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। फिर मैंने ये अगला बात बताई कि ये अहमद जो है ये पाकिस्तान में है। अब पाकिस्तान भी छोटा सा तो नहीं है कि हम एक वक्त में इसको सारा देख सकें। पाकिस्तान के अंदर 4, अब कुछ 5 इसको समझते हैं, जब से गिलगित बल्तिस्तान को शामिल किया है 5 प्रोविंसेस हैं। फिर इसको कहाँ से ढूंढना है? तो फिर अगला सवाल ये आता है कि उनमें 5 प्रोविंसेस में ये प्रोविंस पंजाब में है। अब पंजाब प्रोविंस के बाद फिर उसके अंदर कहीं 41 या 40 डिस्ट्रिक्ट हैं, कुछ नए बने हैं, तो उस हिसाब से इतने ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं। फिर हमने इसको कहाँ पे ढूंढना है? तो मैंने कहा ये डिस्ट्रिक्ट लाहौर में है। अब सारी बात को समझते हुए, अब लाहौर भी तो छोटा सा नहीं है। मैं किसी एक टाउन का नेम बता देता हूँ, लाइक दैट जो जौहर टाउन है, फिर उसमें मैं ब्लॉक बता देता हूँ और उसके साथ हाउस नंबर बता देता हूँ। अब आपने पूरी वर्ल्ड तलाश करने की बजाय डायरेक्ट उस पॉइंट पे पहुँच गए। इसी तरह साइंस बहुत वसी है, उसके अंदर हम पूरी नेचर को स्टडी करते हैं। पहली बात, साइंस के अंदर 3 बातें हम स्टडी करते हैं। नेचर क्या है, नेचर काम कैसे कर रही है, नेचर के अंदर कोई फॉल्ट आता है उसकी एफिशिएंसी को कैसे इम्प्रूव किया जाता है, और अगला पॉइंट ये आता है कि अगर नेचर में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उसको रिमूव कैसे करना है। आप लोग इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि एक एग्जांपल दे के बात चलाता हूँ। ग्लासेस, ये नेचर का पार्ट है, किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये आई है। अब आई के आपको पता है कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, नेचर का पार्ट है, तो उसको हमने ठीक कैसे करना है, उसको उसकी एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाना है। उसके लिए हम लेंस का इस्तेमाल करते हैं या उसके साथ ही हम ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्यों किया? ताकि उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए। अब मैं सारी बात को समझाने लिए ये लगा, पूरी नेचर इसको स्टडी करना है तो साइंस। अब साइंस के आगे बहुत ज़्यादा वसी है। कहीं पहाड़ हैं, कहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, कहीं नॉन लिविंग थिंग्स हैं, कहीं दरिया हैं, कहीं पे एस्ट्रोनॉमी फल्कियात की बात आती है। तो फिर इनको हमने फर्दर डिवाइड किया, उनकी ब्रांचेस की। कैसे? जैसे कुरान में अल्लाह ने वाज़े कहा कि मैंने कौमें और कबीले बनाए ताकि उनकी पहचान हो सके, तो उनका तारुफ हो सके, उनको समझना क्या हो सके, आसान हो सके। अब इसी तरह
केमिस्ट्री भी साइंस की एक ऐसी ब्रांच बनाएगी। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जा रहा, मैं अपने पॉइंट पे आ रहा हूँ। ये पहली बात, मेरी बात समझ आ रही होगी कि ये साइंस से उसकी ब्रांचेस क्यों की गई, ताकि हम एक, जैसे मैंने कहा ना आई, तो ये मुझे समझना आसान हो गया। मैं अब फिज़िक्स की बात नहीं कर रहा, अब मैं केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा। आई लिविंग थिंग्स में है, और लिविंग थिंग्स की स्टडी के लिए मैं सीधा किस पे जाऊंगा, बायोलॉजी। इसी तरह किसी चीज़ के स्ट्रक्चर को मैंने देखना है या कोई और चीज़ देखना है तो मैं किसी और ब्रांच में चाहूँगा। मैंने लाइट को स्टडी करना है, लेंसेज को स्टडी करना है तो मैं फिज़िक्स की तरफ चला जाऊँगा। मैंने इल्म फल्कियात को पढ़ना है तो मैं, या ज़मीन के अंदर कौन कौन सी चीज़ है तो मैं जियोग्राफी में चला जाऊँगा, माइनिंग में चला जाऊँगा। तो ये आसान हो गया ना आपको पॉइंट की तरफ जाना, जैसे आपको समझना आसान हो गया। अब मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ, क्योंकि मेरा केमिस्ट्री की ब्रांच से मैं बिलोंग करता हूँ, तो मैंने आपको केमिस्ट्री पढ़ाना है। पहली बात, केमिस्ट्री क्या चीज़ है? अगर हम इसको सिंपली बात करें कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री, तो इसको हम यूं कहेंगे, स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ मैटर। किसी भी मैटर के जो केमिकल रिएक्शंस का स्टडी है, इसको हम केमिस्ट्री बोलते हैं। ये तो जर्नल हम समझने के लिए, लेकिन इसकी समराइज जो डेफिनेशन है वो मैंने लिखी है। क्या? इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, नंबर 1 पे इसमें हम क्या स्टडी करेंगे? स्ट्रक्चर। नंबर 2 पे कंपोजिशन। नंबर 3 पे प्रॉपर्टीज। नंबर 4 पे केमिकल रिएक्शंस। नंबर 5 पे वो लॉज जो केमिकल चेंज की वजह बनते हैं, जो जिनकी वजह से कोई केमिकल चेंज होती है, उन लॉज को स्टडी करेंगे। सारी बात किस पे फोकस कर रही है? मैटर। जो कुछ हमारे इर्द गिर्द है उसकी, मैटर का स्ट्रक्चर, मैटर की कंपोजिशन, मैटर के प्रॉपर्टीज, मैटर के केमिकल रिएक्शंस, और वो लॉज जो मैटर के अंदर केमिकल चेंज की वजह बनते हैं या उसकी सबब बनते हैं, उसको स्टडी किया जाएगा। अब मैं पॉइंट 1 बाय 1 आता हूं। स्ट्रक्चर क्या चीज़ है? आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है। मेरे पास 20,000 ब्रिक्स हैं, जिनको हम आम वर्ड में बोलते हैं ईंटें। अब आपने इस पॉइंट को ज़हन नशीन रखना है कि इन 20,000 ब्रिक्स को अगर हम अरेंज करते हैं तो क्या होगा। यही 20,000 ब्रिक्स हैं, इनसे मैंने बना दिया घर। अगला पॉइंट, यही 20,000 ब्रिक्स हैं, इनसे बना दिया हमने हॉस्पिटल। यही 20,000 ब्रिक्स हैं, इससे हमने बना दिया मॉस्क, मस्जिद। यही 20,000 ब्रिक्स हैं, हमने बना दिया इसका स्कूल, कॉलेज या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। यही 20,000 ब्रिक्स हैं, मैंने कोई शॉप बना दी, कोई प्लाजा बना दिया। अब आपके माइंड में कुछ बात मेरी समझ आई है? उम्मीद है आपको कुछ न कुछ मेरे पॉइंट को पिक कर रहे होंगे। वही 20,000 है, जब बना है घर, अरेंजमेंट उन 20,000 की और होगी। समझ रहे हैं ना? वही 20,000 ब्रिक्स हैं, जब उनके आप बनाएंगे मास्क, नंबर में चेंज नहीं कर रहा, वो 20 ही रहे, 20,000 ही है। जब मास्क बनेगी तो उसकी अरेंजमेंट और होगी। वही 20,000 है, स्कूल बनेगा तो उसकी अरेंजमेंट घर जैसी नहीं रखी जाएगी, मास्क वाली नहीं होगी, उसकी एक और अरेंजमेंट में उन ईंट्स को हम अरेंज करेंगे, उनकी तरतीब लगाएंगे। यही 20,000 ब्रिक्स हैं, उसको हम देखेंगे कि अगर उसको आप शॉप बनानी है, प्लाजा बनाना है, तो उसमें उनकी अरेंजमेंट और होगी। अब मेरी बात आपको समझ आती होगी। स्ट्रक्चर क्या है? अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करता है। स्ट्रक्चर में हम अरेंजमेंट देखते हैं, किस चीज़ की? मिसाल के तौर पर मैंने जैसे आपको बताया कि उनमें ईंट, इसी तरह केमिस्ट्री की एग्जांपल भी तो होनी चाहिए ना। वाटर है, यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखा, एक वेल नोन केमिकल है वाटर। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कैसे कंबाइन जोड़ रही है हाइड्रोजन के साथ, तो उसकी तो कोई प्रॉपर कोई अरेंजमेंट बनेगी जिसमें वो कोई शेप देगा। हम कहते हैं ये टेट्राहीड्रल है। टेट्राहीड्रल शेप ये किसने बताया? केमिस्ट्री ने बताया। मैटर है। अगली बात पे आता हूँ।
ये सिंपल एक एक एग्जांपल मैं दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। कंपोजिशन, ये तो आपको मैंने वो चैनल ऑब्जेक्टिव्स में भी बात बताई थी कि कंपोजिशन होती क्या है। कंपोजिशन अगर सिंपली हम बात करें कि कोई भी अगर हमारे पास सब्जेक्ट है, वो जिन जिन चीज़ों से मिल के बनता है वो उसकी कंपोजिशन होती है। हाँ भाई जीशान, आप बताएंगे कि चाय की कंपोजिशन क्या होती है? चाय किन किन चीज़ों से मिल के बनती है? बोले। दूध, पानी, मिल्क, वाटर, शुगर, या वो चाय वाली पत्ती। अब ये उसकी क्या है? कंपोजिशन। अब केमिस्ट्री कोई बाहर से तो नहीं आई, आपके नेचर के अंदर दाएं बाएं सारा कुछ हो रहा है, आपने गौर नहीं किया था, कंपोजिशन आ गई। अगर मैं आपकी या अपनी बात करूं, ये अल्लाह ने मेरी भी एक कंपोजिशन बनाई है। क्या? सर, आंखें, नोज, माउथ, टंग, ये नेक, गर्दन, फिर ये आर्म्स, बाजू, हैंड्स, ये पूरा स्टमक, और फिर लेग्स, फुट, ये सारी चीज़ें मिलके मैं एक ऑब्जेक्ट बन रहा हूँ, मैं एक मैटर बन रहा हूँ। तो ये मेरी कंपोजिशन है। इसी तरह आ जाओ इधर, वाटर की कंपोजिशन क्या है? किन किन एलिमेंट से मिलकर बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? कौन सा बॉन्ड है? ये कौन बताएगा? कंपोजिशन। अगली बात पे आ रहा हूं, प्रॉपर्टीज। जब भी मैं बात करता हूं, लेट्स सपोज मैंने 4 वर्ड बोलने हैं, आपने बताना है ईंट क्या होती है। आपने जब ईंट कहते हैं तो आपके माइंड में बात आती है ये सख्त होती है, हार्ड होती है। वाटर सॉफ्ट होता है, फ्लो करता है। इसी तरह गैस, कभी आपको मटेरियल फॉर्म में नज़र आई हो, कभी आपने देखो कि ऑक्सीजन आ रही है, बड़ी खूबसूरत है, उसके बड़े बड़े बाल हैं, वो आपने उसके साथ मोहब्बत करनी है। क्यों? कि वो आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी है। और कार्बन डाइऑक्साइड आपको नज़र आए तो भाग जाना है, नहीं नज़र आती गैस। किस में? मटेरियल फॉर्म में। ये उसकी प्रॉपर्टी है, काम भी हो रहा है लेकिन मटेरियल की फॉर्म में नज़र नहीं आ रहा। तो ये उसकी एक प्रॉपर्टी है। मैं 3 बातें बता। प्रॉपर्टीज में क्या है? किसी ऑब्जेक्ट का सॉलिड, ईंट का सॉलिड होना, ये उसकी प्रॉपर्टी है। इसी तरह वाटर का फ्लो करना, ये उसकी प्रॉपर्टी है। गैस का मटेरियल फॉर्म में मौजूद ना होना, ये उसकी प्रॉपर्टी है। ये किसने बताना है? केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शंस को समझने से पहले कि मैं इसकी कोई आपको डिफाइन करूं कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, मैं आपको एक एग्जांपल पे ले आता हूं। आपने इस पॉइंट को क्लियर करना है। आपके घर में दही बनती है, देखते हो किससे बनती है? दूध से। जब आप मिल्क को कन्वर्ट कर देते हो योगर्ट में, अब योगर्ट दोबारा मिल्क में कन्वर्ट हो सकती है? हाँ भाई, आप लोग बताएं, हो सकती है? इसका मतलब है किसी चीज़ का इस तरह तब्दील होना, कोई मतलब कोई आपको समझ आ रही हो, पीर शीर, कोई वली वगैरह हो जो दूध को आप ले जाएं कि ये दूध हमने रखा था, ये दही बन गया, इसको दोबारा दूध में कन्वर्ट करो, वो कोई ऊपर सूरत वगैरह पढ़ के और ये करके आपको बता दे। इट इज़ इम्पॉसिबल। ये कभी भी मुमकिन। दरख्त खड़ा था, उसने आपको काट दिया, आपने, उसके बाद आप बताओ वो दरख्त दोबारा ठीक हो जाएगा? ये कौन सा रिएक्शन है? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन आपके घर में हो रहा है, मैंने आपको बताया था कि ये आपकी नेचर के अंदर ये काम हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया मैंगो का एक ट्री था, आप गए वहाँ से मैंगो का फ्रूट आपने तोड़ दिया। अब दुनिया और जान की ताकत लगा ले, वो वाला मैंगो आप उसके साथ नहीं लगा सकते। क्यों? उसकी नेचर तब्दील होगी। अब मेरी बात आप थोड़ी सी समझ रहे होंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या है। अब इसमें देखें थोड़ा, मैं इसको डिफाइन करता हूं कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रीवियस बॉन्ड ब्रेकेज हो जाए। जब प्रीवियस बॉन्ड टूट जाए तो क्या बनेगा? न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। अब जो नई चीज़ बनेगी
उसकी प्रॉपर्टीज़ मुकम्मल तौर पर डिफरेंट होंगी। जैसे जो आप समझ रहे हैं मिल्क को जब हम योगर्ट में कन्वर्ट करते हैं, मिल्क की प्रॉपर्टीज़ और हैं, जब वो कन्वर्ट हो गया योगर्ट में तो ये केमिकल ऐसा चेंज आया है कि जिसमें प्रॉपर्टीज़ मुकम्मल तौर पर क्या हो गई हैं, डिफरेंट हो गई हैं और नया बाड बन गया है, ठीक है, और जिसको हम दोबारा वापस अपनी ओरिजिनल हालत में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। अगली बात पे आते हैं, और वो लॉज जो इस केमिकल चेंज की वजह बनती हैं, दो लॉज हैं। एक लॉ नंबर 1, मैंने लॉज की बात की तो ये लॉज क्या हैं, दो हैं। नंबर 1 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, दूसरा क्या है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। हमें पता है कि मैटर को ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू। अब मैं एग्जांपल देख रहा हूँ, H2 हाइड्रोजन ये किस फॉर्म में है, गैस में, इसको ऑक्सीजन ये कौन सी फॉर्म है, जब ये कन्वर्ट होंगे वाटर में, ये केमिकल रिएक्शन है, गैसेस थी, जब इनके अंदर केमिकल चेंज आया तो वाटर क्या बन गया, लिक्विड। ये नहीं हुआ कि आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ख़त्म हो गई हैं, डिस्ट्रॉय नहीं हुई, जस्ट उन्होंने अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर लिया अपने आप को। यहाँ पे वो गैस फॉर्म में थी, इधर कौन सी स्टेट में आ गई, लिक्विड स्टेट में आ गई। तो ये हमने मैटर को डिस्ट्रॉय नहीं किया, मैटर हमारा कोई ख़त्म नहीं हो गया, जस्ट मैटर ने अपनी फॉर्म चेंज कर ली। डेली लाइफ की एग्जांपल बताऊं, आपने कहते हैं, आपको भी इस चीज़ का पता है, मस्जिद में ऐलान होता है आज फुला इब्न फुला इंतकाल कर गया, होता है ना, इसका मतलब है वो बंदा ख़त्म हो गया। बंदा ख़त्म नहीं हुआ, वो इस फॉर्म जिंदा वाली से दूसरी फॉर्म जिसको हम मुर्दा बोलते हैं या इस दुनिया से वो अगली दुनिया में चला गया है, लेकिन मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ। इससे भी और आसान करता हूँ, ज़मीन का इंतकाल हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले मेरे नाम पे थी, जब इंतकाल हुआ आपने गए अपने अराजी सेंटर पे अपना इंतकाल करवाया, उस इंतकाल के बाद क्या हुआ कि वो ज़मीन किसी और नाम पे हो गई। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ वो अहमद के नाम पे हो गई। अब वो ज़मीन ख़त्म हो गई है, ज़मीन नहीं ख़त्म हुई, जस्ट उसकी मलकियत चेंज हुई है। यही बात है कि मैटर कभी भी चेंज, उसको हम डिस्ट्रॉय भी नहीं करेंगे और नया भी नहीं बनेगा, जस्ट उसकी क्या होगी, उसकी फॉर्म चेंज होगी। इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म। यहाँ तक आप लोग इस चीज़ को एक दफ़ा अपनी नोटबुक पे उतारना चाह रही हैं, कोई पॉइंट लिखना चाह रहे हैं तो उसको उतार लें, फिर मैं अगले पॉइंट पे आता हूँ। Enjoying chemistry. अब अगले पॉइंट पे हम आ रहे हैं कि व्हाट इज़ मैटर। सारी बात हम कर रहे थे कि मैटर की प्रॉपर्टीज़, मैटर के केमिकल रिएक्शंस, मैटर का स्ट्रक्चर, मैटर की प्रॉपर्टीज़, मैटर की कंपोजिशन हमने स्टडी करना है तो वो केमिस्ट्री में देखेंगे। अब मैटर क्या चीज़ है, ये मोबाइल मुझे पकड़ा है, ये देखें, ये मोबाइल को आपने देखना है, इससे ही आपको काफ़ी समझ आ जाएगी। ये मैंने रखा, ये क्या है, बेसिकली मोबाइल ही था जिसने इतनी स्पेस ऑक्युपाई की। अगर हम इसको कहीं पे रखेंगे तो इसने इतनी जगह घेरनी है, इसने इतनी जगह लेनी है, कहीं पे भी हम रखेंगे। इसी तरह ये मेरे पास बोर्ड मार्कर है, इसको देखें,
इसको कहीं पे हमने रखना है तो इसने इतनी जगह घेरनी है, इतनी स्पेस ऑक्यूपाई करनी है। अब देखें दोनों में फ़र्क क्या हुआ, इसने कम जगह घेरी, इसने क्या किया, ज़्यादा जगह घेरी। मैटर के लिए आपने दो बातों को रखना है याद। एनीथिंग दैट हैव नंबर 1 वॉल्यूम, नंबर 2 mass। आपने डेफिनेशन पढ़ते हैं ना कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग mass, मैंने उस ऑक्यूपाई स्पेस को एक नेम दे दिया, क्या, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम की डेफिनेशन भी आपको समझ आ गई कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी जगह को ऑक्यूपाई करता है वो उसका वॉल्यूम होता है। इसी तरह आपके पास अगर बुक में रखूं तो बुक में क्या होगा, उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। जिस तरह मैंने ये मोबाइल फ़ोन रखा है तो इसने ये इतनी जगह घेरी है, बोर्ड मारकर देखें तो उसने इतनी जगह घेरी है। इन दोनों में किसका वॉल्यूम ज़्यादा, आपको पता है, डेफिनेट आपको शो हो रहा है कि मोबाइल का है। इसी तरह यहाँ पे अगर कोई मैं बुक रख देता हूँ तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, इसका मतलब है उसने जगह ज़्यादा घेरी है। तो वॉल्यूम क्या चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो उसका वॉल्यूम होता है। अब दूसरी बात है मैस। तीन हमारे पास मैं लिख रहा हूँ, तीन दोस्त हैं कोई भी, एक अहमद है, एक अली है, एक वक़ार है। ये तीन दोस्त हैं। इसका, जिसको हम अपनी सादा ज़ुबान में, जो कि गलत हम बोलते हैं साइंटिफिक टर्म में, लेकिन उसको आमतौर पर बोला जाता है वेट। इसका मैंने कहा लेट्स सपोज 40 kg, जिसको होता बेसिकली ये मैस है। इसका कितना है जी 50 kg, और इसका कितना है 60 kg। ये तीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट थे। इसके अंदर में कोई भी जो मैटर की अमाउंट थी, कितनी अमाउंट थी मैटर की, 40 kg। इसमें मैटर की अमाउंट कितनी थी, 50 kg। इसमें मैटर की अमाउंट कितनी थी, 60 kg। अब इसको मैंने दूसरा मतलब ये बताया, मैस क्या है कि क्वांटिटी ऑफ अ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या कहते हैं, मैस। और कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मैस भी हो और जिसका वॉल्यूम भी हो उसे हम बोलते हैं मैटर। अब मैं अगले पॉइंट पे आ रहा हूँ, मैटर की कंपोजिशन क्या है। मैटर किन किन चीज़ों से मिल के बना है। बायो के अंदर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल को जब हम स्टडी करते हैं तो डिफरेंट लेवल्स को स्टडी करते हैं। नंबर 1 पे हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेलिस। उससे भी अगर आप जाओ नीचे तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो मिलते हैं तो एटम्स बनते हैं, एटम्स मिलते हैं तो एलिमेंट्स बनते हैं। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि सेल ऑर्गेनेलिस हैं, वो सेल ऑर्गेनेलिस मिलकर सेल बना देता है, सेल मिलके फिर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलकर कोई आर्गन बनाते हैं, वो आर्गन मिलकर एक आर्गन सिस्टम बनाते हैं, और एक आर्गन सिस्टम मिलकर एक इंडिविजुअल बनता है। इसी तरह जब हम मैटर की कंपोजिशन में जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें भी अगेन उसी तरह सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, वैसे तो ज़्यादा हैं अब, क्योंकि मॉडर्न साइंस में डिस्कवर हो गया। हम यहाँ पे फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलके ये बनाएंगे एटम को। एटम से अगले पॉइंट पे आए तो ये मिलेंगे सेम टाइप ऑफ एटम्स मिलके बना देंगे एलिमेंट। और इसको मैं दूसरे लफ्ज़ों में आपको कहूँगा यूनिक पॉइंट। अक्सर स्टूडेंट जब हम पढ़ाते हैं, जो लिखते हैं, तो वो लिख देता है एलिमेंट की जब बात हो रही होती है वो एटम का पार्ट बना रहा होता है, जबकि एटम एलिमेंट का पार्ट है, एलिमेंट बड़ा यूनिट है। एक मुझे रजिस्टर दें, बुक दे दें। ये आपके सामने मैं एक बुक दिखा रहा हूं आपको। लेट्स सपोज ये केमिस्ट्री का बुक है। पूरे इसके अंदर जो पेज लगे होंगे, मुझे बताएं आप,
वो केमिस्ट्री के होंगे, फिजिक्स के होंगे, मैथ के होंगे, किस चीज़ के होंगे? केमिस्ट्री के होंगे। अगर मैं इसके अंदर एक चैप्टर फिजिक्स का लगा देता हूँ, एक चैप्टर उर्दू का लगाता हूँ, एक चैप्टर मैथ का लगाता हूँ, एक चैप्टर इस्लामिक स्टडीज़ का लगाता हूँ, एक चैप्टर किसी और ब्रांच का लगा देता हूँ, वो बुक तो होगी, वो केमिस्ट्री बुक नहीं कहलाएगी। क्यों? वो बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर बन किया है, वो खालिस चीज़ नहीं रही, वो सब्सटेंस नहीं रहा, वो प्योर नहीं रहा। प्योर चीज़ को हम बोलते हैं सब्सटेंस। जब मैं कहता हूँ ना एलिमेंट, तो एलिमेंट के अंदर क्या होगा? अगर ये एक एलिमेंट है तो इसके अंदर हर पेज की जो हैसियत है वो एक एटम की है, और सेम टाइप ऑफ एटम्स मिलके क्या बना देते हैं? एलिमेंट्स बना देते हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं कि यही एलिमेंट्स मिलते हैं तो फिर बनता है मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स, और कंपाउंड्स ये मिलके क्या बना देते हैं? इसको हम सिंपल जुबान में लफ्जों में ये कहेंगे सब्सटेंस या मैटर। इसको यूनिक पॉइंट में लिख लें, इसको यूनिक पॉइंट में आप लिख लें। ये आपका पॉइंट इंटी टेस्ट में भी हेल्प करेगा। जब भी आप बेसिक्स को स्टडी करेंगे तो इसको यूनिक पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे। उसकी रीज़न ये है कि आपको समझने में आसानी होगी। जब मैं पढ़ाऊंगा ना मॉलिक्यूल, एलिमेंट, मैटर, तो वो उसी की डेफिनेशंस में आप ये पॉइंट क्लियर करते जाएंगे। मैं पढ़ाऊंगा एटम, तो मैं उसमें बताऊंगा एटम इज द, आपको पता है डेफिनेशन क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। या हम यूं भी कहते हैं एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। तो आपको ये पॉइंट क्या है कि यहाँ पे जो मैं कंपोजिशन बताई है, ये मैटर की बताई है कि कंपोजिशन क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये मिलेंगे तो बनेगा एटम। एटम्स सेम टाइप के एटम्स मिलेंगे तो बनेगा एलिमेंट, और एलिमेंट्स मिलते हैं तो बनता है मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड, और वो मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स मिलकर सब्सटेंस या मैटर बनाते हैं। ज़्यादा बात नहीं बताऊंगा आज, इतनी इसके साथ आखिरी बात पे मैं अपने लेक्चर को लेके आ रहा हूँ कि केमिस्ट्री का फ्रूट क्या है। दुनिया में हर चीज़ हम देखते हैं तो उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं। केमिस्ट्री ने हमें बेनिफिट क्या आती है, उसके फ्रूट्स क्या हैं, मैं लिखूंगा नहीं, जस्ट आपको पॉइंट्स फॉर्म में समझा दूंगा। अगर आप कोई बंदा मेरे से पूछेगा कि केमिस्ट्री क्या है, तो मैं ये सिंपल ये कहता हूँ कि जब भी कोई इंसान आता है तो उसका वेलकम भी केमिस्ट्री करती है, और जब वो इंसान इस दुनिया से जा रहा होता है तो फिर उसको सी ऑफ भी केमिस्ट्री करती है। कैसे? जब कोई बच्चा, बेबी, उसकी पैदाइश होती है, वो पैदा होता है, आपको पता है ये एक नेचुरल फिनोमिना है, वो एक ख़ास किस्म की रतूबतों में लिथड़ा हुआ आता है। उसको सबसे पहले नहलाया जाता है ताकि वो साफ सुथरा हो जाए। नहलाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? सोप, और वो सोप, साबुन इज़ द फ्रूट ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहली बात मैंने वही किया ना, वेलकम हो रहा है आपका, केमिस्ट्री ने किया है वेलकम। अच्छा, दूसरी बात, आपको पता है कि इंसान नंगा आता है, उसके ऊपर कोई कपड़े, अल्लाह ने कपड़े तो नहीं दिए होते, उसको पहनाए जाते हैं कपड़े। ये मैंने भी पहने हुए हैं, आप भी पहनते हैं, सब ने पहने। कपड़े जो है ना, ये बेसिक कलर सारे कपड़ों का, क्लॉथ्स का एक है, वो कौन सा? वाइट। लेकिन आज हम अपनी लाइफ में इधर दाएं बाएं देखें तो डिफरेंट कलर्स में हमें कपड़े मिलते हैं। ये क्या है? इनके ऊपर कलर्स लगाए जाते हैं, जिनको हम सिंपल अदर वर्ड्स में डाइज बोलते हैं। तो ये डाइज क्या है? केमिस्ट्री की प्रोडक्ट है। आगे चलता हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मुझे इंक की ज़रूरत पड़ी, ये केमिस्ट्री की प्रोडक्ट है। पेपर, ये पेज जो है, जितनी ज़रूरत है, ये क्या है? केमिस्ट्री की प्रोडक्ट है। जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। मैंने घर बनाना है, मुझे क्या चाहिए? सीमेंट। ईंटों को जोड़ने के लिए किसकी ज़रूरत है?
सीमित। ये अगली बात ये भी बताऊँ कि दो चीज़ों को जो चीज़ जोड़ती है उसका रोल क्या है, उसको केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, उसका क्या फिनोमिना है, तो वो भी मैं बताऊँगा। तो ये सीमित। फिर आप को पता है कि कोई भी मेटल ज़मीन से अर्थ से जो निकलती है तो वो सेपरेट नहीं होती, वो फ्री फॉर्म में नहीं होती, वो कोई मिनरल या रॉक्स की फॉर्म में होती है। तो जब हम उसको सेपरेट करते हैं तो उसको लिए हमें किसकी ज़रूरत है? केमिस्ट्री की ज़रूरत है। उसमें केमिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है, केमिस्ट्री के थ्रू हम उसकी जो है वो सेपरेशन करते हैं, उसकी जो है उसको सेपरेट आउट करके उसकी क्वालिटी को बढ़ाते हैं। इसी तरह आपने घर को खूबसूरत बनाना है, पेंट्स की ज़रूरत है, फिर केमिस्ट्री की प्रोडक्ट है। आगे आ जाएं एग्रीकल्चर फील्ड में, तो ज़राअत के अंदर हमें पता है कि वो खादें बनाई जा रही हैं ज़मीन के अंदर जब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए, तो यहाँ पे भी केमिस्ट्री की ये प्रोडक्ट है। इसे आगे चलें सोप के तरफ आएँ तो वो भी केमिस्ट्री की प्रोडक्ट है। बीमारियाँ लगती हैं, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, तो या अदर केमिकल्स, प्लास्टिक, ये सारे केमिस्ट्री की प्रोडक्ट्स हैं। इससे आगे एंड पे आखिरी पॉइंट की तरफ लेके आ रहा हूँ कि जिसको हमने दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं कि जब इंसान ने जाना है तो फिर क्या चीज़ है। फिर भी इंसान की ये अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके साथ ये बात हमें पता है कि इंसान के अमाल जाते हैं इंसान के साथ, लेकिन उसके अलावा जो मटेरियल फॉर्म में इंसान की बॉडी के साथ कोई और चीज़ उसके साथ शामिल होकर जाती है तो वो क्या है? कपड़ा है, जिसको हम कफन कहते हैं, ये साथ जाता है। और दूसरी खुशबू लगाई जाती है, यानी जितने सजदे के आज़ा हैं उन पे खुशबू लगाई जाती है। जो डिफरेंट कलर जो परफ्यूम्स हैं या जितनी चीज़ें हैं ये आपकी बेसिकली केमिस्ट्री की प्रोडक्ट्स हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा और साइंस क्या चीज़ है, उसकी ब्रांच क्यों की गई ताकि चीज़ों को समझने के लिए आसानी हो। फिर हमने केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा, उसका रोल पढ़ा, मैटर के बारे में पढ़ा, मैटर की कंपोजिशन पढ़ी, और उसके साथ लास्ट पॉइंट मेरा था कि जो फ्रूट्स हैं केमिस्ट्री के वो क्या हैं। बाकी इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।